नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बार फिर से इतिहास रचा गया। नीतीश कुमार ने यहां 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार के साथ 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने भी शपथ ग्रहण लिया। बिहार में नीतीश कुमार फिर से सीएम पद पर काबिज हो गए। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश के साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गज शामिल हुए। नीतीश कुमार को भले ही बीजेपी ने सत्ता की कमान सौंप दी हो, लेकिन मंत्रिमंडल में बीजेपी ने खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखा है। नीतीश के इस नए मंत्रिमंडल में बीजेपी की तरफ से 14 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं जेडीयू की तरफ से 8 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से 2, जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से 1 शख्स को मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल के रूपरेखा पर नजर डालें तो सभी जातियों वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। शपथ लेने वाले 26 मंत्रियों में 5 दलित समाज से हैं, 4 वैश्य समाज से हैं और 3 कुर्मी समाज के मंत्री शामिल हैं। वहीं सवर्णों में 4 राजपूत समाज, 2 भूमियार समाज और 1 ब्राह्मण समाज से मंत्री बनाया गया है। यानी बिहार के अगर हम जाति आधारित जो जनगणना जो कराई गई उसकी समीकरण को देखें तो उसे साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल में नजर आती है। वहीं मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जेडीयू ने अपने कोटे से जमा खान को मंत्री बनाया है। इस तरह नीतीश सरकार में सर्व समाज को हिस्सेदारी देने की कवायद की गई है। ये 3 तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ साथ में नजर आ रहे हैं और जनता के सामने जब आए तो काफी ज्यादा लोगों ने स्वागत, सत्कार, जोश और उल्लास का प्रदर्शन किया। फिर एनडीए ने एक मंच पर शक्ति प्रदर्शन किया। एनडीए शासित राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री यहां पर इस मंच पर मौजूद थे, जिससे कि एक तरह से पूरा एनडीए परिवार आप कह सकते हैं इस मंच पर नजर आया। फिर प्रधानमंत्री का वो चिर परिचित अंदाज जो इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा देखने को मिला, वो गमछा लहराने वाला स्टाइल जिसकी चर्चा खूब हुई। और इसकी चर्चा कल जब दक्षिण के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी उन्होंने की थी गमछे की चर्चा और एक बार फिर से प्रधानमंत्री का गमछा वाला स्टाइल नजर आया। आइए अब आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर किसने क्या क्या कहा है। नए चुनाव में नए प्रकार से मैंडेट लेने के बाद एनडीए ने अपनी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हम सब अलग अलग राज्य के मंत्रिमंडल के मुखियाओं के नाते से हम सब साक्षी बने हैं और बिहार में इस बात की दरकार भी है कि विकास अपने नए परवान की तरफ बढ़े। मैं मानता हूं ये बड़ी जिम्मेदारी है और यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। पार्टी के लिए भी एक बड़ी जीत है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के प्रति स्नेह जताया, विश्वास जताया है और जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसको पूरा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार करेंगे। गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का आना भी बहुत ऐतिहासिक है और गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी समेत दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। विकसित भारत के लिए बिहार को विकसित बनाना है। जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको पूरा करने में बिहार अग्रगणी रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। राहुल आनंद, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहान परवेज, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुन्ना हबीब खान, नेता कांग्रेस, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। निहोरा जी, सबसे पहले आपको बधाई। 10वीं बार नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम बन गए हैं और प्रदेश के लोगों को भी बधाई, उनको एक बार फिर से नया सीएम
मिला, एक नया टेन्योर शुरू करने जा रहे हैं आप लोग। मेरा पहला सवाल यह है कि इस पूरे मंत्रिमंडल को आप लोगों ने किस सोच के तहत डिजाइन किया है? देखिए, बहुत संतुलित और हर वर्गों, हर क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में मिला है, जो पहले कभी नहीं होता था। 20 वर्षों के पहले, चाहे कांग्रेस का शासनकाल में हो, कांग्रेस के शासनकाल में तो पीएम, सीएम, डीएम एक ही लोग हुआ करते थे। लेकिन इस जो मंत्रिमंडल आज ओथ लिया है, उसमें सारे जातियों का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। चूंकि बिहार के विकास के लक्ष्य को और प्राप्त करना है और जनता ने जो उम्मीदें रखी हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार से, उन उम्मीदों पर खरा उतरना है और बिहार को और आगे ले जाना है। इससे स्पष्ट है कि जो मंत्रिमंडल बना, वो मंत्रिमंडल बिहार के विकास को आगे ले जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जिन जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है, कमजोर वर्गों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, कम से कम वह अपने सोसाइटी के पीड़ा को समझता है, जानता है, कैसे उत्थान होगा, इसकी योजना सरकार को बनाकर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार हर वर्गों के नेता हैं और हर वर्गों के लिए सोचते हैं और बेहतर काम होगा 2025 से 30। क्या आरजेडी के प्रवक्ता भी ऐसा ही मानते हैं? हमारे साथ जुड़े हुए आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त शाहान परवेज जी। इस बार एक मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं जो कि जीत कर आए, उनको मंत्री बनाया गया है। एक संतुलित मंत्रिमंडल देख रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपकी बड़ी तारीफ करता हूं विवेक जी कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है बैलेंस बनाने के लिए। और ये जो स्क्रीन पे आप चला रहे हैं, क्या बिहार में इतनी ही जातियां हैं? राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ, कुशवाहा, कुर्मी, वैश्य, यादव, मुस्लिम, निषाद और दलित, सिर्फ इतनी ही जाति है बिहार के अंदर? या इन सारी जातियों के बाद जाति नहीं है बिहार के अंदर? तो ये जो कहना, ये जो परसेप्शन बनाना कि सारे वर्गों को मिल गया है, उसमें ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। और ये भी जो है वो एक दो तरफ का ही डोमिनेंस दिखाई दे रहा है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति जो है वो करती रही है और करने में उसका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी वही है। तो एक तरफ जब आप डोमिनेंस देखेंगे तो 30 लोगों की मंत्रिमंडल में 13-14 लोग तो एक ही तरफ से चले जा रहे हैं। तो आज भी ये समावेशी सरकार इसको आप नहीं कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व छूट गया है। मुझे अच्छा लगता कि श्याम रजक जी को इस समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलता। मुझे अच्छा लगता कि चौरसिया, नाई, जिसमें बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, उनके समाज का प्रतिनिधित्व छूट गया। तो ऐसे करीब 20-25 वर्ग ऐसे हैं जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो प्रतिनिधित्व की बात आप कर रहे हैं, तो ये खैर जो बैलेंस बनाने की कोशिश है, इससे हम लोग बहुत परे सोचते हैं। दूसरी बात है कि ये जो एक आज हाईजैक्ड प्रोग्राम बनाया गया कि बहुत तामझाम और शगुफेबाजी जो आज हो रही थी, उसके पीछे का मूल्य कारण ये था कि आज का दिन ऐतिहासिक इस कारणों से नहीं था कि यही घिसा पिटा मंत्रिमंडल पुनः वापस हो गया। क्या नया है? वही मुख्यमंत्री, वही डिप्टी सीएम, वही मंत्रिमंडल। तो इनसे सबसे पहले तो ये पूछा जाना चाहिए था कि ये वही सरकार है कि जिनके मंत्रियों को जनता ने दौड़ा कर मारा था और घर में, गांव में घुसने से मना कर दिया था। ये वही मंत्रिमंडल था जिससे जनता नाराज होकर, निरुष्ट होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। ये वही मंत्रिमंडल था जिसके खिलाफ एक बड़ा जन समर्थन उमड़ कर तेजस्वी जी की सभाओं में आ रहा था। तो क्या ये मंत्रिमंडल फिर वापस से कैसे चुन लिया गया शाहान जी? तो वही तो मैं अभी बस वहीं आ रहा था कि ये जो सरकार बनी है, इस सरकार के लिए सबसे अपार बधाई के पात्र हैं ज्ञानेश कुमार जी और चुनाव आयोग, और उसके साथ साथ मीडिया के कुछ बड़े नामचीन चेहरे जिन्होंने इस मंत्रिमंडल के गठन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। मगर याद रखा जाना चाहिए कि ये बिहार की धरती है जहां आज 20 नवंबर को लोकतंत्र का गला घोटा गया, तानाशाही तरीके लागू किए गए
उसी बिहार की धरती इन सारे लोगों को छोड़ने नहीं जा रही है। और जो मूल समस्या था, जो मूल समाधान जो सरकार देने में विफल रही थी, मेरी बात तो को विवेक जी आज आप एनडीए कह रहा है कि रिकॉर्ड कर अपनी लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपनी नाकामयाबी का मेरा ठीकरा, वीडियो आपको बाद में काम देगा, अपनी असफलताओं का ठीकरा रिकॉर्ड करा देना चाहता हूं कि शाह जो जी। सरकार आज बनी है वो मैनिपुलेटेड पोल के द्वारा बनाई नहीं, गई सरकार है। एनडीए कह रही और है आज कि जितना ढिंढोरा इनको पीटना भाई साहब, पीट ले, मगर हकीकत इससे छुपाई नहीं जा भाई सकती है, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जी। ये वही है कि लोकतंत्र जहां दिखाया जा रहा है वहां लोकतंत्र का गला घोंटा गया और तानाशाही लागू की गई। और ज्ञानेश कुमार जी जैसे चुनाव आयोग की मेहरबानी से ये सरकार चुनी नहीं गई, ये सरकार को बैठाया गया है, नॉमिनेट किया गया है। और उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, राहुल जी बधाई के पात्र हैं, निहोरा जी बधाई के पात्र हैं, अपनी और ऐसे सभी लोग अपनी बधाई के पात्र हैं, नाकामयाबी का खासतौर से ठीकरा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। अपनी असफलताओं का ठीकरा, अपनी नाकामयाबी का ठीकरा कब तक दूसरों पर फोड़ते रहेंगे? ये सवाल चुनाव आयोग भी आपसे पूछ रहा है बार बार, ये सवाल बीजेपी के लोग भी जो पूछ रहे हैं, सवाल चुनाव आयोग का JDU भी विवेक पूछ जी रहा है। हम पूछ रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। परीक्षा में, आयोग सत्तारूढ़ दल की जैसा बात परीक्षा करने में लगता है। अगर स्टूडेंट परीक्षा में पास ना हो पाए तो कहे एग्जामिनर की गलती, कहे टीचर की गलती, स्कूल की गलती, घर पे जाकर बोले स्कूल ही फर्जी था जहां एडमिशन कराया था हमारा, कॉलेज ही फर्जी था जहां में पढ़ाया जाता था। नहीं, आप नहीं समझ पाए शायद विवेक बात जी, को। मैंने ये राहुल कहा आनंद कि जी, राहुल आपने आनंद जी। पूछा चुनाव आयोग से कि 25 राउंड की विवेक जी। गिनती कैसे हो गई जहां 24 राउंड की गिनती होनी थी। हाँ, तो निहोरा जी जवाब कुछ नहीं कहना है। चाह रहे, राहुल जी कुछ आप कहना जब चाह रहे, ठीक है मैं आ रहा हूँ वापस, जवाब समय चुनाव सीमित आयोग है, देने शाह लगेगा, जी तो समय ये सीमित बात है, को समझ लीजिए समय कि सीमित है, एक बेईमानी बार हो गई है। राहुल आनंद जी, अरे राहुल आनंद जी, विवेक निहोरा जी कुछ कह रहे हैं क्या? जल्दी से निहोरा जी। असल में मैं शाहन जी कुछ ये सवाल भी उठाएंगे कि वे मुसलमानों में पहचान क्यों नहीं बना, शेख क्यों नहीं बना, कि यादवों में किशनौत क्यों नहीं बना, मजरोत नहीं बना। यानी गजब गजब आरजेडी के लोग सवाल उठाते हैं। ठीक है राहुल आनंद जी, मैं आ रहा हूँ, शाहन जी और मुन्ना हबीब खान भी हमारे साथ जुड़ गए। जी राहुल आनंद जी उठाते हैं, विवेक जी, क्या मतलब हुआ? सही बात है। आपका सवाल लेकर शाहन जी के पास जाऊंगा, वो आंसर करेंगे। फिर पहले राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी कह रहे सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल नहीं है आपका, आपने एक माहौल बनाने की कोशिश की है। विवेक जी, बहुत पुरानी कहावत है कि बहस करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है और चुप रहने के लिए विवेक की जरूरत पड़ती है। देखिए, यहाँ पर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता ने जिस मैंडेट को दिया है, शायद हमारे महागठबंधन के साथी अभी भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि चुनाव संपन्न हो चुका है और नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। जो ये चुनाव आयोग के ऊपर जो जाते हैं, जिस तरह का वो कटाक्ष करते हैं, जिस तरह से वो वोट शोर का नारा लेके गए थे, SIR का नारा लेके गए थे, कभी ये अपनी हार की समीक्षा करते नजर नहीं आ रहे हैं। इनके यहाँ बैठक बुलाई गई थी और बैठक बुलाने के दरमियान कहा गया था, इनके अंदर कहा गया था कि हम लोग आपस में लड़ते रहे, वो जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाए रखें, हम लोग CM और डिप्टी CM पे फंसे रहे, वो विकास की योजनाओं पे चर्चा करते रहे। और साथ ही साथ ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमने किया था और हमने एक उस USP के तहत जनता के बीच में जाने का संकल्प लिया था। जो लोग हमारी कमी को ढूंढ रहे थे और हम जनता के बीच में रिफॉर्म के साथ परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे थे कि हमें कैसे अपने परफॉर्मेंस को और बेहतरीन तरीके से लेकर आना है। देखिए, बातें चाहे ये कुछ भी कह ले, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि अब वो जो हमारे मंत्री के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे या दौड़ाने की बात कर रहे थे, वो सारे लोग चुनकर आए गए हैं और भारी बहुमत से चुनकर आ गए हैं। अब तो आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए। कल 272 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है वो किसने लिखी है, चलिए वो उसको छोड़ देते हैं। आपके आरजेडी की बात कर लीजिए, तो आरजेडी में जिसके ऊपर हार का ठिकारा फुटना चाहिए और जो बता रहा था उसके ऊपर चप्पल चलाया जा रहा था, तब आप क्यों नहीं कुछ कह रहे थे? ऐसी तमाम चीजें हैं कि नहीं, लेकिन आप जैसे मेरा एक पर्सनली मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आप लोग एक डेप्यूटी CM भी महिला दे सकते थे, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, आपने केवल 3 महिलाओं को मंत्री बनाया है, महिलाओं की भागीदारी और बढ़ा सकते थे। जब आधी आबादी की भागीदारी होती है और नीतीश जी महिला सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं, तो फिर उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों नजर आ रही है आपके मंत्रिमंडल में? विवेक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बिहार के अंदर अगर हम बात करें तो इसके पहले की सरकार यानी 2020 के पहले की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमने महिला को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था और हमने दिया भी। और साथ ही साथ बात करें, आप पूरे भाजपा की बात करिए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है। दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है, जहां से एक कड़ा संदेश जाता है, वहां का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है। केंद्र सरकार की बात कीजिए तो जो वित्तीय व्यवस्था की जो बातें करती है वो एक महिला है। ऐसे तमाम चीजें हैं।
क्योंकि जो करने वाले होते हैं उनके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि उम्मीद भी उन्हीं से होती है और हमने किया है। विवेक जी, एक बात मैं आपको और बताता हूं, ये जो मंत्रिमंडल है, ये जो नीतीश कुमार जी जो आज 10वीं बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो अंदाज था, ये वाला जो गमछा हिलाने वाला, जो एक बिहारी सब पे भारी का जो एक प्रतिनिधित्व कर रहा था, उस गमछे ने कहां कहां कमल खिला दिया, ये कहना मुझे लगता है कि बेमानी होगा। ये देखने की चीजें हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दिया गया है, चाहे वो बंगाल की बात कर लीजिए या फिर अन्य जगहों पे, कि जहां हमने कहा। और ये जो परफॉर्मेंस देने वाली अब सरकार आई है, अब ये सरकार परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि हमने जो अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी उसको लेकर अब हमारे लिए ठीक है। आपके लिए तो अभी काम करने के लिए का दिन है। बिल्कुल, काम करने के लिए काफी अभी वक्त पड़ा हुआ है 5 साल में। लेकिन कह रहे पुरानी सरकार रिपीट हुई और सरकार में जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, कह रहे हैं फ्रेशनेस नहीं है। मुन्ना हबीब खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। हबीब खान जी, नए मंत्रिमंडल को देखकर, जो भागीदारी है उसको देखकर कम से कम बधाई तो देंगे ही, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला तो रखना चाहिए। नहीं, दुश्मनी तो क्या कहते हैं ना, क्या कि वो दुश्मनी इतनी रखनी चाहिए कि गुंजाइश रहे, कभी तपाक से मिले तो गले लगाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसी कुछ बहुत अच्छा आपने एक शेर कहा, तो मैं समझता हूँ शेर के साथ ही शुरुआत होना चाहिए। जिस तरीके से अभी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे मित्र ने कहा कि लोकतंत्र का गला किस तरह घोटा गया, तो किसी शायर ने कहा कि लोकतंत्र का गला घुटने पर तो राजनीति में दावे बड़े से बड़े किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा एक दिन आप भी कटघरे में खड़े किए जाएंगे। और तो और झूठ का इल्जाम होगा कि सच कभी सच नहीं बोलता, और फिर सच में झूठ उगलवाने के इंतजाम भी कड़े किए जाएंगे। तो ये न कोई समझे कि सरकार हमारी रहेगी, सरकार तो आती जाती है, लेकिन जो कर्मचारी, जो उच्च पद पे बैठे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो लोकतंत्र की परिभाषा है उसे सही से निभाने की कोशिश की जाए। मैं ये कहता हूँ, एक आदमी हर जगह देश के कोने कोने में ये कहता फिर रहा है, अभी भी कह रहा है कि वोट की चोरी हुई है। वोट की चोरी नहीं, सीट की चोरी हुई है। जिस तरीके से पत्रकार बंधु भी और बिहार की जनता भी जिस तरीके से कह रही थी कि इस बार जो है महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 202 से प्लस हो गया मामला। तो कहीं ना कहीं देखिए, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक बात मैं बता दूं, इनकी शुरुआत जो वहां से हुई कि जब चुनाव आयोग के नियुक्ति में जिस दिन सीजीआई को हटाया गया, शंका और शय वहीं से गहराता गया। इनकी मंशा क्या थी, सरकार की आखिर मंशा क्या है। तो सवाल ये है कि आपने सीजीआई को हटाया ताकि दो पक्ष मिलकर के एक चुनाव आयोग का नियुक्ति करे, और चुनाव आयोग नियुक्ति कौन हुआ, जो 4 साल लगातार गृह मंत्री का दरबारी करता हो, सर नतमस्तक करता हो। उससे आप अपेक्षा कर सकते हैं कि पारदर्शिता चुनाव वो करवा सकता है? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, बिहार के अंदर जो बिहार के युवा है, बिहार के जवान, किसान और महिलाओं में जिस तरीके से इस बार रोष है, मैं कह रहा हूं सिर्फ 10 दिन रुक जाइए, रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। जब तक ये युवा प्रदर्शन नहीं करेंगे, युवा सड़क पर उतर के विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये सरकार और सरकार के कर्मचारी और चुनाव आयोग का अकल ठिकाने नहीं आने वाला है। बिहार में बातचीत चल रही है, हर ब्लॉक पे, ब्लॉक स्तर पे मीटिंगें चल रही है कि आखिर इस सरकार का क्या किया जाए। ऐसे में तो आपके मत का हनन हो रहा है। मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने मत दिया उसका तो सीधा सीधा हनन है। आपने लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र में प्रहार है, फिर चुनाव ही मत कराओ ना। आप डायरेक्ट डिसीजन दे दो कि बीजेपी जीत रही है, चुनाव कराने की क्या जरूरत है? साबित कैसे करेंगे? साबित कैसे करेंगे? हर बार हवाई आरोप लगाने से नहीं होगा ना। मैं कह रहा हूं सरकार इतनी मजबूत है, कोई भी आदमी, अगर मैं कह रहा हूं विवेक जी आप चोर हैं, आप हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं करोगे, ये बताओ। करेंगे। जब इतनी मजबूत सरकार है, और एक हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार हर जगह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वोट में गड़बड़ी की है। SIR के मामले में 65 लाख उन लोगों के नाम काटे जो जीवित है, क्योंकि जो मृत लोगों को घोषित किया चुनाव आयोग, वो खुद दिल्ली में बैठ के चाय पी रहे थे। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? 18,000 पेपर वो चुनाव आयोग को श्री अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ये वोट चोरी का अगर बाद में पता चलता तो भी समझ में आता, वोटिंग से एक दिन पहले कैसे पता चल गया था और आप लोगों ने कहा बिहार में वोट चोरी हो जाएगी?
इस बार वोट चोर नहीं हुए, इस बार तो सीट की चोरी हुई है, चोरी नहीं डकैती हुई है सीधी। मैं कह रहा हूं कि हर ठीक है, विधानसभा राहुल में आनंद जी आपको कुछ भारतीय कहना जनता चाह रहे हैं, पार्टी फिर नीरज जी के आपके पास कैंडिडेट और का विरोध शान होता आपके पास है। रहा। भारतीय जनता राहुल पार्टी के ठीक है, राहुल आनंद कैंडिडेट की पिटाई शुरू हो गई, उसके बाद भी 202 सीट आ रहा है। विवेक आप जी, समझिए ना, जनता से आप देखिए, जनता विवेक के जी, दिल में क्या था, क्यों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की पिटाई हो रही थी, उनके मंत्री ठीक है, पिटे जा राहुल रहे आनंद जी थे। जवाब दे रहे हैं आपको, एक सेकंड, हाँ एक एक विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है और सबसे अहम बात है, हम लोग पूर्व में भी जब हम चर्चा में बैठते थे तो इस बात को कहते थे कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि महागठबंधन ने क्या कहा, महत्वपूर्ण ये है कि एनडीए की सरकार बनेगी और बहुत मजबूती के साथ बनेगी। अब आप बात कर लीजिए, जो मुन्ना खान जी जिन बातों को कह रहे थे, युवाओं के प्रदर्शन पे अभी भी ये आश्रित है, यानी कि झंझट को भड़काने पे ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव की गिनती के अरे भाई एक पहले बात बताइए, ये इतने दिन से इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रहे हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि हलफनामा दीजिए वरना हम एक्शन लेंगे, अभी तक इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले एग्जैक्टली रहा है। विवेक जी, एग्जैक्टली मैं बस उसी सीधी सी पॉइंट बात पे आ है, रहा मैं कहता हूं, आप FIR था। करो, राहुल गांधी को जेल में डालो अगर विवेक गलत जी, कह रहा तो। विवेक जी, एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि 45 दिन का वक्त होता है। फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए भी तो कानून है अपने देश में। अगर कोई फेक एलिगेशन लगा और आपको लगता है फेक है, आप क्यों नहीं लेते हैं एक्शन? आप अब बिहार में एक्शन लीजिए, अगर बिहार के बारे में बोला, बिहार में आपकी सरकार बन गई है। बस सीधी सी बात है, चोर के दारी में तिनका। विवेक जी, अभी अभी 14 नवंबर को काउंटिंग हुई थी, 45 दिन का वक्त होता है, 6 दिन गुजर गया है। अगर ये इतने ही सीरियस होते तो आज ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर केस किए होते और कहते कि जो 45 दिन के अंदर जो डिस्ट्रॉय करने की बात की जाती है सीसीटीवी की और जो चीजों को मिटाने की बात की जाती है, उसको लेकर ये पहले ही चले जाते। लेकिन आज भी ये बहस कर रहे हैं, आज भी ये बहस के दौर में है और आपत्ति किसी ने नहीं दर्ज किया, आपत्ति किसी ने नहीं दर्ज किया। आज भी वो बैठे हैं झंझट के भरोसे बैठे हैं, क्यों नहीं करते? झंझट को उकसा देंगे, भड़का देंगे और राजनीति का परिवर्तन कराकर सत्ता को हम अपने हाथ में ले लेंगे। कोई बार बार झूठ बोल रहा है, किसी सरकारी संस्था को, किसी केंद्र की सरकार को अगर कोई बदनाम कर रहा है, कोई नियम कानून तो होगा इस देश में। बताइए, मैं कहता हूं, वो कह रहे हैं एक्शन लीजिए अगर आपको इतनी बड़ी है तो। और ये बात आज से नहीं कह रहे, बात इतने दिनों से कह रहे हैं। शान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं नीरज जी आपके पास आ रहा हूं। शान परवेज। देखिए विवेक भाई, आपने बहुत सरल और सिंपल शब्द में एक लाइन पूछा कि प्रमाण क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये कहा कि भोजपुर जिला में संदेश की काउंटिंग शुरू हुई और चुनाव आयोग के वेबसाइट के आधार पर, मैं कह रहा हूं, मैं अपना डेटा नहीं बता रहा हूं, सुबह से काउंटिंग शुरू हुई और उसमें दिया गया 24 राउंड की काउंटिंग होनी है। पहली राउंड की काउंटिंग फर्स्ट राउंड 1/24 चलते जब 24 राउंड में आरजेडी का कैंडिडेट नहीं हारता है तो 25वें राउंड की काउंटिंग शुरू होती है और 25 वोट से आरजेडी का कैंडिडेट आता है। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको और क्या चाहिए? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो भेज दो मुझे जेल, करो मेरे ऊपर मुकदमा, मैं खाने को तैयार हूं आपकी गोली। काउंटिंग, अगर मैं गलत हूं कहीं पे तो संदेश में 25 राउंड की काउंटिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये चुनाव आयोग डिक्लेयर करके बता दे कि गलत। बूथ लेवल एजेंट था कि नहीं था वहां आपका? विवेक जी, नहीं, जहां 27 राउंड की काउंटिंग होनी थी। शान परवेज जी, जब काउंटिंग हो रही होती है तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, सबके एजेंट वहां पर मौजूद होते हैं। हाँ, तो ये पता होता है वहां पर क्या चल रहा है। वहां पर आपत्ति दिया गया, सामने में गिनती होती है। दर्ज करने के बाद भी, सुनिए, आपत्ति दर्ज करने के बाद भी चुनाव आयोग के पदाधिकारियों ने सुनने से मना कर दिया और दूसरे कैंडिडेट को जो फर्जी तरीके से शिकायत कीजिए, 45 दिन का वक्त होता है, आप लिखित में शिकायत कीजिए, 45 दिन का वक्त होता है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि इसी जो आप चुनाव आयोग के बाद आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे दरवाजा खटखटाने का मतलब ये है विवेक जी कि इस देश से चुनाव आयोग खत्म हो गया। और मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, दोनों तरफ से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट एसआईआर में चुनाव आयोग को भी कह रहा हूं कि उनको एक्शन लेना चाहिए। कोई भी ऐसा फेक इंफॉर्मेशन फैला रहा है, ये इस देश के लोकतंत्र की नींव को हिलाने के जैसा काम है। मैं कहता हूं इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। जी विवेक जी सुनिए, मैं कह रहा हूं कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर रजिस्टर्ड थे, ये चुनाव आयोग का स्टेटमेंट है और आज भी उसकी वेबसाइट पे ये डाला हुआ है कि बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर है और पहले चरण में 3 करोड़ 70 लाख और दूसरे चरण में 3 करोड़ 75 लाख, मतलब 7 करोड़ 45 लाख वोटर कहां से आ गए? ये 3 लाख वोटर कहां से चले गए? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो करो मेरे ऊपर मुकदमा। ठीक है न्योरा जी, बात वही है, अब एक्शन नहीं लेंगे तो इस तरह के एलिगेशन लगते रहेंगे, या तो एलिगेशन चाहिए या फिर एक्शन चाहिए। नहीं विवेक जी, 22,400 वोट, 1,22,400 वोट, ऐसे 6 कैंडिडेट, 1 लाख एक करके वाले वोट के 12 कैंडिडेट, ये क्या है?
इसीलिए संयोग नहीं है क्या? सकते हैं आप दोनों कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमेशा हारने वाला व्यक्ति आरोप लगाता रहा है। हम लोग भी जब चुनाव हार जाते थे तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आरोप लगाते थे। अपनी करतूतों को, अपने जनाधार को, अपने नहीं है लोग देखते हैं। अब बताइए, साहन जी बोलते हैं, इनके नेता ने कह दिया कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। ओपनली पब्लिक डोमेन में बात कही उन्होंने। अब बावजूद ये बात करते हैं तो जरा ये बताएं कि कांग्रेस के मित्र ने भी कहा कि सीजीआई को हटा दिया गया। आप तो अकेले नियुक्त करते थे, आपके काल में तो कोई कमेटी नहीं थी। प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर दे। आप तो ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्त किया है कि हटने के बाद उसको आप चुनाव लड़वाए हैं। हालांकि जनता ने उसको हरवा दिया, नाम नहीं हम बताएंगे, जनता ने उसको हरवा दिया। तो कम से कम अपना इतिहास नहीं, लेकिन जो आपका रहा है। न्योरा जी ठीक बात है आपकी। मैं ये कह रहा हूं, ये एक स्वायत्त संस्था को बार बार हैमरिंग जो किया जा रहा है, अगर तो ये फॉल्स एलिगेशन है तो ये बहुत गलत इम्पैक्ट डालेगा आने वाले समय में। मैं उसी पर आ रहा हूँ विवेक जी। दूसरा बिंदु हमारा वही था। देखिए, इस बिहार के बारे में मैं जानता हूं कि बिहार में समझिए कि 50% लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था। ये जो आज बोल रहे हैं 50% जो दलित है, अति पिछड़े है, गरीब है, वंचित है, वो बैलेट का उन्हें नहीं देखा होगा कि बैलेट क्या होता है, ईवीएम क्या होता है। जब ये इस सरकार में भी इस वर्षों से जब ईवीएम और बैलेट देखने का नहीं, मेरा बस एक ही निवेदन है आप लोगों से कि ये जो मामला है, ये जो एलिगेशन है विपक्ष की तरफ से, इस पर चुनाव आयोग को सख्त संज्ञान लेना चाहिए और वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए इस पर पूर्ण विराम लगाना चाहिए कि आगे से इस तरह के एलिगेशन कम से कम जो वोट करके आ रहा है, जो ईमानदारी से वोट कर रहा है, जो चुनाव में हिस्सा ले रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहा है, कम से कम उसकी एक जो उसका विश्वास है वो तो कायम रहे लोकतांत्रिक पूरे फंक्शन पे, वो तो नहीं हिले कम से कम। कि जिन गरीबों को अधिकार इलेक्शन कमीशन और संविधान ने दिया है, ऐसा हाशिए पर ले जाओ कि उनका अधिकार समाप्त हो जाए। आजादी के बाद 84 मुझे लगता है कि इस पर इंटरवीन करके इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो बिहार में नए सरकार की ताजपोशी तो हो गई है, लेकिन एक दूसरा प्लॉट भी बिहार की राजनीति में तैयार हो चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा तैयार हो रहा है, तैयार हो गया है, जहां अब फिर से एक नया घमासान देख सकता है वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को लेकर।